हुआ है। सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में जो लोग नए आए हैं उनका स्वागत है। प्रभुजीत कौर जी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट है। सत्यवती कुकरेती जी सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। श्री शर्मा जी सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी का स्वागत है। ब्रिजमोहन कुशवाहा जी हमारे समाज के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। ईशा कालरा जी उनका स्वागत है, हमारे साथ सहयोग दे रही हैं और भविष्य में जल्दी ही वो भी हमारे ग्रुप से जुड़ेगी। अमूल्य गुप्ता जी सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। अशोक रंजन जी का स्वागत है। अरुण कुमार पाठक जी का स्वागत है। दीपक यादव जी का स्वागत है, उन्होंने ज्वाइन किया है अभी। वीरेश जी का स्वागत है। कमल कुमार कपिल जी का स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। नीता विसारिया ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। नीजा राठी ज्वाइन किया है, हमारे संभाई फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। पिंकी तोमर जी का स्वागत है, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। प्रतिमा राव जी है, हमारे संभाई फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। रेखा मैम ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी का स्वागत है। संजय सिन्हा जी का स्वागत है। शिल्पी गुप्ता जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। चमन कुमार जी हमारे सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। सुमित ठाकुर उन्होंने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। सुरेंद्र बाबू जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। वीना शर्मा जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। इसके अलावा भी अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया हुआ तो उनको स्वागत है। हम लोग आपको बता दें कि जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट रहे हैं जिनको सर्टिफिकेशन जारी होना है, वो हम लोग 3 तारीख तक जारी कर देंगे। उसकी लिंक हम लोग ग्रुप में डाल देंगे और आप उस लिंक से अपने अपने उसमें निकाल लीजिएगा। उसको ओपन हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि जो जिसका सर्टिफिकेशन है वो उसी को मालूम हो, और वो चाहे तो वो सर्टिफिकेट किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन हम लोग इंडिविजुअल को दे रहे हैं। सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 3 के संबंध में हम लोग ग्रुप में कल या परसों डाल देंगे, और आप उसके आधार पर जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट जो आगे कोई सर्टिफिकेट चाहते हैं वो अपनी डिटेल उसी तरह दे देंगे, और जो उनका नंबर होगा वो उसमें मेंशन कर देंगे। यानी हम लोग नंबर की बात हम लोग करते हैं कि एनरोलमेंट नंबर की बात है, तो एनरोलमेंट नंबर जो आपको मिल जाएगा, जैसे मिल जाता है सेकंड सेमेस्टर आप उसके बाद जारी कर दीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर सेकंड वाला जो सेमेस्टर है उसका जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप जारी कर दीजिएगा। तो ये हम लोग का है। हम लोगों के ग्रुप की संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे प्रमोटर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। हमारे लगभग 33-34 हमारे प्रमोटर्स हो चुके हैं, और 4 प्रमोटर्स हमारे और ही जल्दी जुड़ेंगे, तो और फैकल्टीज भी जुड़ रही हैं। तो हम लोग इनके माध्यम से करते क्या है, हम लोग जो हमको मालूम है हम आपको बताते हैं, जो आपको मालूम है वो हमको बताते हैं, यही तो हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उसको एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, इसी थ्रू आगे बढ़ेंगे, और ताकि हम खेमका सर के सपनों को पूरा कर सकें। हम लोग बात कर रहे थे कल से हम लोग बात कर रहे हैं चाइनीज में डॉक्टर वॉल की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर वॉल के बारे में जो सेमेस्टर चैप्टर वगैरह बात थी, कल एक चैप्टर की बात मैडम ने किया था, रेखा मैडम ने। हम लोग उसी के आगे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर वॉल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे चैप्टर की बात करेंगे। तो डॉक्टर वॉल, अभी हम लोगों ने जाना था कि डॉक्टर वॉल ने कौन सा कंसेप्ट लिया और कैसे उसको डेवलपमेंट हुआ। पूरा साइंस हम समझे थे कि साइंस में क्या होलोग्राफिक मॉडल था और कैसे वो था, क्यों, ताकि मॉडर्न साइंस को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग डॉक्टर वॉल को, क्योंकि डॉक्टर वॉल टीसीएम और मॉडर्न साइंस के बीच की कड़ी है। उन्होंने उसको जो दार्शनिक सिद्धांत लग रहा था उसको उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। तो डॉक्टर वॉल 17/2
1909 में उनका जन्म हुआ है और 12/2/1989 में वो नहीं रहे। तो 1909 से 1989 तक की यात्रा, यानी आप समझिए कुल मिलाकर के कितने वर्ष हो गए, 80 वर्ष तक उन्होंने रहे। और ये सबसे पहले उन्होंने जो पढ़ा तो आर्किटेक्चर पढ़ा। आप सोचिए कैसा विधा, कैसे नॉलेज कहाँ ट्रांसफर होती है। पहले आर्किटेक्चर रहे, फिर तकनीकी विज्ञान, टेक्नोक्रेट हो गए, इंजीनियर हो गए, और बाद में चिकित्सा विज्ञान में आए, और वो भी एलोपैथ में आए। और स्टडी कहाँ किया, चाइनीज की। तो आप सोचें कि व्यक्तित्व जो है कितना परिवर्तित होता है और कितना महान होता है, ये किसी से सीखने की आवश्यकता है। ये तो फोन था। यूपी का कैंसर उनको हो गया। अब कैंसर हो गया तो एलोपैथ वालों ने कहा कि भाई ठीक है, आप ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने शायद इसको माना नहीं। और फिर क्या किया, टीसीएम जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन उसकी स्टडी किया और उसका अपना ट्रीटमेंट किया, और बाद में 20 वर्ष तक जीवित रहे। ठीक है, इनके दोस्त का नाम मैं आप जरूर नोट कर लीजिए, फ्रिज वार्नर, FRITZ WERNER, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। क्योंकि हम लोग जो डॉक्टर वॉल को कर रहे हैं तो ऐसा नहीं डॉक्टर वॉल ही उतना, फ्रिज वार्नर भी उतना ही कंट्रीब्यूशन था, लेकिन नेचुरली जिसको यश कहते हैं ना, यश जिसके हाथ लगता है वही लगता है, तो उन्हीं का नाम जानते हैं। जैसे हम लोग बिल गेट्स को नाम जानते हैं, बिल गेट्स का जो दोस्त है उसका नाम नहीं जानते। तो ऐसे ही होता है खुद, लेकिन कोई बात नहीं है, तो वो भाग्य पर निर्भर करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं भाग्य, पुराना प्रारब्ध। तो दोनों ने पाया कि जो इक्विवेलेंट है, क्या पाया, कैसे स्टडी किया। जैसे कहते हैं ना कि वो एप्पल गिरा तो न्यूटन ने कहा कि भाई नीचे जमीन में क्यों आया, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत बनाया। तो ये सब हो सकता है ये घटनाएं सही हों, तो ऐसे ही डेवलपमेंट होता है। तो उन्होंने पाया कि जो एक्यू पॉइंट्स जिनको हम टीसीएम में कह रहे थे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कहीं कलर या कहीं टेक्सचर कहीं कुछ डिफरेंट था अन्य बिंदुओं से। तो पाया ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात आई। फिर उन्होंने उसको साइंटिस्ट थे ही, उन्होंने उसको देखा, ओम मीटर से उन्होंने टीसीएम के पॉइंट्स के रेजिस्टेंस की जांच किया। तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन में रेजिस्टेंस होता है, तो वो उसको जांच पे पाया गया कि उसका एक फार्मूला होता है, I = U/R। I होता है इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है, और U होता है पोटेंशियल, और R रेजिस्टेंस। तो ये जो पाया गया, तो उन्होंने हम इक्विवेलेंट पॉइंट पाया कि I = 10⁻12 UA माइक्रो एम्पियर, और U जो था वो जिसको हम लोग कह रहे थे पोटेंशियल था, वो 1 से लेकर 1.2 वोल्ट था, और R जो था, रेजिस्टेंस जो था, वो 95 किलो ओम्स में उसकी यूनिट है, तो किलो ओम्स उसकी 95 पाया गया था। ये इनका जो पॉइंट थे उनकी रेजिस्टेंस थी। लेकिन अन्य पॉइंट्स की रेजिस्टेंस क्या थी, देखिए अन्य पॉइंट में यही जो 95 था, वो अन्य पॉइंट्स पर 2000 किलो ओम पाया गया। यानी उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि जो पॉइंट बता रहे हैं टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में जो बताया जा रहा है, ये हमारा 20 गुना कम है उनकी अपेक्षा। जो और सामान्य है वहां पर 2000 है, तो इसका 95 है, कितना कम है, 20 गुना कम। ठीक, इसके आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, इन पॉइंट्स में जरूर कोई बात है, ये माना। तो डॉक्टर वॉल ने अनेक पॉइंट्स खोज दिए, और टीसीएम को उन्होंने सीमेंटिंग किया। सीमेंटिंग माने उसके सिद्धांत को परिपक्व कर दिया कि ये ऐसा नहीं है कि केवल दार्शनिक विचार है, बल्कि सही विचार है। फिर आगे चल के दूसरे लोगों ने और जांच किया, ऐसा नहीं डॉक्टर वॉल ही का कंट्रीब्यूशन हो, आगे लोगों ने जांच किया कि इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की नाप जो किया, तो 1 से 3 मिलीमीटर इन डायमीटर, मतलब यानी जो एक्यू पॉइंट्स थे कितने छोटे थे कि उनका 1 से 3 मिलीमीटर डायमीटर था। अब हम लोग अगर कभी BM2 को देखेंगे, अब आप देखिएगा तो डायमीटर में लगभग 5 mm होंगे, BM2 5 mm होंगे, BM1 भी होंगे तो 3 mm से कम नहीं होंगे। अब देखिएगा इसको चेक करके, तो यानी कि कोई भी एक्यू पॉइंट पे हम BM1 लगाते हैं, तो इसका मतलब कि वो उस पॉइंट को कवर कर ले रहा है, ये आशय है।
उस पॉइंट को कवर कर लेगा। अगर सही पॉइंट हम लगा रहे हैं तो BM1 भी कवर कर लेगा, BM2 तो कवर करेगा ही, वो तो और अधिक कवर कर लेगा आसपास के एरिया को। इसलिए हमको बहुत अधिक परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हमारा पॉइंट कहीं गलत लगा है, तो कुछ तो कवर कर ही रहा है। क्योंकि अगर वो 4 mm का है और हमारा पॉइंट 1 mm का है तो कवर तो कर ही रहा है वो। तो इसलिए कभी ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमने कहीं गलत पॉइंट लगाए। डॉक्टर वॉल ने एक मशीन, दोनों दोस्तों ने ये मशीन डर्मेट्रॉन बनाई जो मील का पत्थर, जो जिससे वजह से बहुत हमारा थेरेपी को नई दिशा मिली और ऊंचाई मिली। अब देखिए और भी डेवलपमेंट है। प्रोफेसर किम बोंग हैन 1960 के आसपास कोरिया के थे। तो इन्होंने क्या कहा कि कंसेप्शन के 15 घंटे के अंदर मेरिडियन सिस्टम डेवलप होता है। यानी व्हेन ए पर्सन इज कंसीव्ड बाय मदर, तो उसके 15 घंटे के अंदर मेरिडियन कंसेप्शन का कंसेप्ट ये है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन 6 दिनों के अंदर वो इम्प्लांटेशन होता है, उसी को हम लोग कंसेप्शन बोल देते हैं। जैसे जायगोट इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, वैसे उसको कंसेप्शन बोल देते हैं कि ना वो कंसेप्शन हो। तो ये कंसेप्शन जो है उसके 15, इसीलिए TCM ने ऑलरेडी पहले कहा हुआ था द मेरिडियंस आर विच। अब देखिए 15 मेरिडियन सिस्टम, यानी मेरिडियंस आर विच बाय विच द मैन इज क्रिएटेड। तो यानी आगे उस डेवलप 15 घंटे के बाद जो सारा कंसेप्शन जो हुआ, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसमें मेरिडियन सिस्टम डेवलप हो चुकी थी, सबसे पहले जो डेवलप हो गई। अभी तो बहुत चीजें ऑर्गन्स बाकी है सब बनना, नर्वस सिस्टम अभी बाद में बनेगा। तो नर्वस सिस्टम, कान, आंख, नाक सब बाद में बनेंगे, लेकिन 15 घंटे के अंदर सिस्टम लागू होगा, तो यानी उसका भी योगदान है। इसीलिए कहा जाता है कि वो मैन इज क्रिएटेड। उन्होंने बताया कि मेरिडियन आंतरिक, अब क्या है, हम लोग तो केवल पढ़ रहे हैं कि मेरिडियंस 14 मेरिडियंस है, फिर हम लोग कहा 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हैं। इतना ही नहीं है, इन पर हम ट्रीटमेंट करने में सक्षम हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनके अलावा मेरिडियन सिस्टम का जाल बिछा हुआ है, अंदर से, सेंटर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, बाहर से, तो यानी चारों तरफ हर दिशाओं में होगा। और इसीलिए दार्शनिक जो भारतीय दर्शन था उसने चक्र की बात किया। वो चक्र मेरिडियन सिस्टम से और भी पावरफुल था। उनका चक्र घूम रहे हैं, यानी एनर्जी का रोटेशनल फॉर्म है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे वहां कि जो हमारी एनर्जी फोटोन जिसको बताया था, उनका उनमें वाइब्रेशन होता है। और वाइब्रेशन थ्योरी आई थी, स्ट्रिंग की थ्योरी बाद में मॉडर्न साइंस में कही। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे चक्र यूं घूम रहे हैं और यूं मतलब एनर्जी हर तरफ भेज रहे हैं, यानी चक्र सिस्टम जो कह रहा है वही मॉडर्न साइंस किसी न किसी रूप में कह रही है। कहने का अर्थ अलग हो सकता है, लेकिन वही कह रही है। ठीक, बाद में मेरिडियन सिस्टम को उन्होंने कहा, बाद में और स्टडी हुई कि क्या मेरिडियन सिस्टम वही सिस्टम है जो वेस्कुलर सिस्टम है। वेस्कुलर सिस्टम माने कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, माने वेसल्स में, वेस्कुलर माने वेसल्स के अंदर जो सिस्टम है वो, यानी ब्लड हमारा वेसल्स में बह रहा है, हमारा लिम्फ हमारा वेसल्स में बह रहा है, हमारा आर्टरीज में बह रहा है, तो आर्टरीज वेसल्स हैं, ये सब वेसल्स हैं। तो वेस्कुलर सिस्टम से भिन्न उन्होंने कहा, उनका नो, इट इज नॉट द सेम सिस्टम which is vascular, it is meridian system is different from vascular system। तो ये उन्होंने पहले कह दिया। फिर कहा स्पीड की बात आई, तो स्पीड भी देख लीजिए, देखिए 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से मूवमेंट। उन्होंने क्या किया, आयनिक कोई आयन वाला था, उस कंटेंट को डाल दिया और उसका मूवमेंट देखा। तो क्या हुआ, उसका मूवमेंट जो था वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से हो रहा था। हम लोग क्या कहते हैं चिकित्सा में, हम कहते हैं कि अगर किसी को पॉइंट लगाइए तो उसको 10 मिनट बैठा लीजिए, 10-15 मिनट बैठो। अब ये खिमकर सर भी कहते थे कि 15 मिनट 20 मिनट बैठो, जब पॉइंट लगा देना तो हमको बता के जाना। यानी 15-20 मिनट लगाने के 15-20 मिनट तक वो आदमी आया। अब आप देखिए हाथ में अगर लगाया है तो 5 सेंटीमीटर की गति से मूवमेंट हो रहा है। कहाँ जाना है मूवमेंट को, ब्रेन में जाना है। तो आप सोचिए कितने मिनट में पहुंचेगा, पर मिनट में 5 सेंटीमीटर, तो कुल मिलाकर के 20-25 मिनट में तो ब्रेन तक पहुंच जाएगा थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एनर्जी सिस्टम बोलिए। जी सर, आ रहा है। यानी यही कारण है
जी थोड़ा जी। सा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा पीछे से रिपीट कर दीजिए। कंसेप्शन के 15 घंटे के अंदर मेरिडियन सिस्टम डेवलप होता है, ये समझ में आ गया? ये तो बोलिए, आया, ये आ गया सर। है ना कंसेप्शन। तो यानी ये हुआ। और इसको चाइनीज ने पहले ही कहा था, क्या कहा था उन्होंने कि मेरिडियंस आर विच द मीन्स बाय विच ए मैन इज क्रिएटेड, कहा ना। तो मैन का क्रिएशन कैसे हुआ, यही कह रहे हैं। मेरिडियन सिस्टम पहले डेवलप हो चुका, अभी हमारा हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, अभी हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, अभी हमारे आंख कान नाक नहीं बने, और 15 घंटे के अंदर ये डेवलप हो गया। यानी इसका रोल भी तो आगे के डेवलपमेंट में होगा। इसलिए कहा गया था कि मेरिडियन सिस्टम ने मैन को क्रिएट किया, ये कंसेप्ट है। यहां से वो पहले कह दिया था, लेकिन ये साइंटिस्ट ने बाद में कहा। दूसरा क्या, उन्होंने इसको क्या किया, कोई आयन डाला, जैसे हम लोग का टेस्ट होता है बहुत से, तो आयनिक डाल देते हैं ना कोई, और देखते हैं उसकी स्पीड देखते हैं और कहते हैं हार्ट में यहाँ पहुंचा। वो उन्होंने टेस्ट किया कि कोई आयनिक कंटेंट डाल करके उन्होंने देखा कि इसका मूवमेंट क्या है, तो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से था। तो वो उससे उन्होंने जो अपना था थ्योरी रिलेट किया कि जो हमारा मेरिडियन सिस्टम का मूवमेंट हो रहा है ऊर्जा का, वो ऊर्जा का मूवमेंट 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, इससे कम नहीं होगा, इससे तेजी होगा। अगर लिक्विड और ऊर्जा की बात करें तो कौन तेज मूवमेंट करेगा? अगर लिक्विड की बात करें और ऊर्जा की बात करें, गैसेस, तो कौन तेज मूवमेंट करेगा? गैस, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। तो ऊर्जा का मूवमेंट इससे तेज होगा। तो इन्होंने जो पाया गया था वो आयनिक कंटेंट पर कहा था कि 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से मूवमेंट। तो यानी ऊर्जा का मूवमेंट जो मेरिडियन सिस्टम में ऊर्जा है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से कम नहीं होगी, अधिक ही होगी। तो यानी अगर कोई आपने यहाँ लगाया और 5 मान लीजिए पॉइंट यहाँ लगा दिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, पॉइंट हाथ में लगा दिए और आपके ब्रेन तक पहुंचना है सारा कंटेंट, वहीं तो पहुंचना है सारे संवेदना। तो ये कुल मिलाकर के कितनी दूरी होगी यहाँ से? मान लीजिए यहाँ से आपने कहा तो सेंटीमीटर में आप जोड़ लीजिए, ये 3 फीट 4 फीट 4 फीट हुआ, तो 4 12 पंचे, अगर 3 फीट के कहें तो 12 36 36 फीट की दूरी और 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो उसको निकाल दीजिए। 12 वो 30 होता है, तो 30 या 90 90 90 सेंटीमीटर के मूवमेंट के लिए कितना चाहिए? 18 पंचे 90, 18 मिनट क्यों चाहिए? क्लियर? यानी 18 मिनट में, 18 मिनट के पहले ही, वो तो पहले कहिए 18 मिनट सबसे लेटेस्ट है, इसमें वो एनर्जी जहां जानी है वो पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने नॉर्मली कहा था कि 15-20 मिनट में सब सारा रिजल्ट मिल जाता है। ये कहने का तर्क था। हम लोग इसको इंटरप्रेट इससे कर रहे हैं। मेरिडियन मार्ग में टीसीएम, और फिर उन्होंने क्या किया, मेरिडियन मार्ग में देखा जो टीसीएम में डॉक्टर वॉल है, इनसे भी अनेक पॉइंट आउट देखी है, ऐसा नहीं है। और डेवलपमेंट डॉक्टर वॉल ने जो खोजा था उसके अलावा भी खोज हुई और पॉइंट देखी गए। ठीक, डर्मेट्रॉन क्या था उसको समझ लें हम लोग, वो चैप्टर में भी है। डॉक्टर वॉल ने क्या किया, टीसीएम मॉडर्न साइंस के बीच में एक सेतु बनाया, ब्रिज बनाया, इसलिए इंपॉर्टेंस है। सीमेंटिंग किया और उसको दर्जा दे दिया मॉडर्न साइंस का, ताकि साइंटिस्ट भी मानने लगे कि हमारा कोई थेरेपी है। उन्होंने चाइनीज मेरिडियन और होम्योपैथी के बीच में उनका एक सिस्टम और भी हुआ। उन्होंने चाइनीज मेरिडियन और होम्योपैथी के बीच में वहां भी एक सेतु का काम किया। यानी उन्होंने होम्योपैथी को भी, जो उसका सिद्धांत है, हम लोग उसके सिद्धांत को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत को भी उन्होंने इस्टेब्लिश कराया। अब डर्मेट्रॉन क्या है? वोल्ट मीटर, जैसे हम लोग फिजिक्स जो पढ़े वो जानते हैं, वोल्ट मीटर होता है, एमीटर होता है, ये सब होते हैं, ओम मीटर, इनको ये सब होते हैं। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड कैथोड, और वो सब दो आपके पॉइंट होते हैं इलेक्ट्रोड के, और वो क्या होता है, एक पॉइंट लगा देते हैं और एक उससे नापते हैं। तो वो उन एनर्जी को नापता है कि भाई कितना आपकी एनर्जी है। तो उस आधार पर ये वोल्ट मीटर करते थे हम लोग। उन्होंने डर्मेट्रॉन में यही चीज किया कि एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन को पेशेंट को पकड़ाया गया, ठीक है, कैथोड को, या निगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको निगेटिव होता है वो कैथोड कहलाता है, उसको पेशेंट को पकड़ा दिया और पॉजिटिव को एक्यूपॉइंट पर रख दिया।
हम एक पकड़ लिया तो सर्किल पूरा हो गया, एक को मैंने हाथ में पकड़ लिया, दूसरे को इस पॉइंट पे लगा दिया तो सर्किल पूरा हो गया। सर्किल पूरा होने पर जो करंट है वो मालूम हो गई, तो कितना मशीन में जो आना है, तो मशीन की नीडल जो है, डायल जो होता है, डायल यूं घूमने लगता है, जैसे घड़ी की तरह है ना, तो यूं घूमने लगता है। तो वही उन्होंने इस मशीन में 1 से 100 तक की रीडिंग आती है, 1 to 100। अब ये पेनलेस है। पेनलेस क्यों है? इसमें जो करंट है वो इतना कम है, अब क्यों माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक आप शरीर के अंदर भिजवा रहे हैं, तो हमारे ब्रेन का एक सिस्टम है कि स्टिमुलेशन कब होता है, वो एक इतनी एनर्जी उतनी इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगी तभी वो स्टिमुलेट होता है, तभी महसूस करता है। अदरवाइज उसके पहले बहुत सी होती है, महसूस नहीं करते। आप देखिए कहीं जाइए तो आपका नल में मान लीजिए कहीं करंट आ गया, अर्थिंग न हुई तो नल में करंट मार दिया, तो उससे ब्रेन थोड़ा परेशान हो जाता है। आपको टच महसूस होता है, लेकिन बहुत सी एनर्जी छोटी और इससे कम एनर्जी हो तो रहती, आप छूते हैं मालूम नहीं पड़ता, ना आपको मालूम पड़ता ना ब्रेन को। तो ब्रेन का स्टिमुलेशन एक पर्टिकुलर लेवल पर एनर्जी या करंट कह दीजिए उससे होता है। तो ये इतनी कम होती है कि ब्रेन को स्टिमुलेशन के लिए परेशानी नहीं है, मतलब ब्रेन स्टिमुलेट नहीं होता, ब्रेन महसूस नहीं करता है। उसी तरह जैसे कान के आसपास बहुत सी ध्वनियां होंगी जो हम सुन नहीं पाते हैं, तो कान प्रभावित नहीं है। बहुत कम ध्वनि वाली उनसे प्रभावित नहीं है, बड़ी अधिक वाली तो भी प्रभावित नहीं है। हमारे बीच की जो हमारी कैपेसिटी की है, उनके उन ध्वनियों से हम प्रभावित होते हैं। क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं? बोलिए, आगे बोलिए। जी सर। जी सर। ठीक है? तो पेनलेस है, क्योंकि पेन महसूस कौन करेगा? ब्रेन। तो ब्रेन को तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये करंट है, तो ब्रेन में पेन महसूस नहीं करेगा। तो इसलिए ये निरापद है। निरापद माने इससे कोई नुकसान नहीं है, मानव मस्तिष्क में उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं होता, ये इतना कम है। शरीर के दोनों भागों में रेजिस्टेंस को मापा, दोनों इधर भी लेफ्ट में राइट में दोनों मापते हैं। अब देखिए क्या आता है। अगर रीडिंग 50 है तो ये माना जाता है कि आप बहुत हेल्दी हैं, वो ऑर्गन हेल्दी है, वो पॉइंट हेल्दी है। तो हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे हम लोग मानते हैं ना, तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे पॉइंट दिया तो हम उस ऑर्गन के बारे में जान जाते हैं कि ये सामान्य दशा है, 50 है। तो 50 को इन्होंने 4 से 50 प्लस माइनस 10 कर दिया, तो 4 से 60 तक इन्होंने प्रैक्टिकली नॉर्मल मान दिया कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत डिविएशन होता है। 60 से अगर 65 तो यानी उस पॉइंट में एजिटेशन है, यानी उस ऑर्गन में कोई एजिटेशन है। एजिटेशन माने समझ सकते हैं ना कि इन्फ्लेमेशन भले ना हो लेकिन कोई प्रॉब्लम उसमें हो रही है। इसको हम लोग आयुर्वेद से जोड़ते पूर्व रूप टाइप का, पूर्व रूप ना, कि अभी बीमारी थोड़ा डेवलप हो रही है लेकिन अभी कोई बहुत वो नहीं है, तो लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं पर हाँ, अंदर पनप रही है। जी। पॉइंट में इरिटेशन है नहीं, 65 से 75 होगा तो पॉइंट इरिटेशन अब महसूस करने लगा, मतलब वो ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम महसूस करने लगा, रूप की तरफ बढ़ने लगा। और 75 से 85 तो इन्फ्लेमेशन कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को यानी मानते कि कोई इन्फेक्शन आ चुका, और वो इन्फेक्शन माने बाहरी कोई चीज आ गई या आंतरिक कोई चीज हुई जिसने प्रभावित करना शुरू कर दिया, इसको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बोलेंगे। इसको बढ़िया डिफाइन किया डॉक्टर वॉल ने, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस की भाषा है, क्योंकि अब साइंस की भाषा भी हमको आनी चाहिए। 85 to 100 अगर होगा तो हाई इन्फ्लेमेशन। अब आप समझ लीजिए ये कंडीशन थोड़ा सीवियर हो रही है, ऊपर वाली में रीडिंग के बारे में। अब नीचे में आइए, 40 तक तो नॉर्मल था, 40 से अगर 35 हुआ तो डिजनरेशन का प्रारंभ हो गया। मतलब डिजनरेशन माने क्या हुआ? हमारे शरीर के सेल्स टूटने लगे उस ऑर्गन के उसके, ठीक है। 35 से अगर 25 हो गया तो प्रोग्रेसिव डिजनरेशन है, और अगर 25 से कम रीडिंग आई तो मेलिग्नेंसी की स्थिति आ चुकी है। ये उस रीडिंग के आधार पर। ये मशीन चूंकि महंगी थी, ये हिंदुस्तान में आती नहीं, लेकिन अब इस तरह की मशीन बहुत डेवलप हो गई है। हमारे यहाँ तो उसका प्रोटोटाइप बना दिया गया है, विदेशों में है महंगी थोड़ा, 70,000 या 1 लाख से कमी नहीं है। अब वो उसका प्रयोग कैसे किया जाए ये नहीं मालूम है, नहीं तो मंगवाने में सरल है। सावधानियां क्या है?
सावधानी क्या उन्होंने बताई वो हम समझ लीजिए। कार्टिजोन का प्रयोग होने पर, जब कार्टिजोन का प्रयोग बंद हो जाए तो 15-20 दिन के बाद इसको सही टेस्ट लेना चाहिए। ये सावधानियां हैं, इसको हम लोग कम जानते हैं या कम जानना चाहते हैं। कार्टिजोन को प्रयोग कर रहा है तो पहले बंद कर दीजिए, फिर 15-20 दिन के बाद सही टेस्ट होगा, तब तक प्रभाव रहेगा। मेरिडियन में कम ज्यादा ऊर्जा होने का भी असर रीडिंग में पड़ेगा। अगर मेरिडियन में कम ज्यादा ऊर्जा है तो रीडिंग उस हिसाब से, मान लीजिए उस मेरिडियन में ही अधिक है, पहले से अधिक है तो कम ज्यादा दिखा पड़ेगा। लेकिन ऐसा बहुत चिंता की बात नहीं है। शरीर के बिंदुओं को हल्का ही प्रेस करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बहुत देर दबा दें, हल्का प्रेस है। प्रेसिंग जो है हल्की प्रेस, हम लोग हमेशा बोलते हैं स्टिमुलेशन यानी स्टिमुलेशन, ऐसा नहीं कि वो दबा दिया पूरा, ऐसा नहीं, हल्का सा प्रेशर करना चाहिए। डॉक्टर वाल भी यही बात कर रहे हैं। सामान्यतः ऑर्गन सोर्स पॉइंट को चेक करते हैं क्योंकि उसी में अधिक ऊर्जा का उसी से मालूम पड़ता है, वही टेस्ट पॉइंट है। परंतु कभी कभी केवल ऑर्गन सोर्स पॉइंट को चेक करना पर्याप्त नहीं है, कभी कभी दूसरे पॉइंट को भी हम लोग चेक करते हैं ताकि मालूम पड़े, ताकि उसको मालूम पड़ेगा कि ऑर्गन में और भी तमाम पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं टिटाइज 1 में। आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए, देखिए इसको पढ़िएगा तो आपकी आंखें खुली होंगी। वो कह रहे हैं क्लिनिक में मेटल फर्नीचर नहीं होना चाहिए। जहां टेस्ट हो रहा हो वहां क्लिनिक में देयर शुड बी नो मेटल फर्नीचर। अब बोलिए, दीवारें और पर्दे सफेद रंग के होने चाहिए। पढ़ा आपने, थेरेपिस्ट को सफेद ओवरकोट और सफेद दस्ताने पहनने चाहिए। जब रोशनी हो तभी टेस्ट होना चाहिए। जब रोशनी हो, ऐसा नहीं कि अंधेरे में आप टेस्ट कर लीजिए ना, जब रोशनी हो तभी टेस्ट होना चाहिए। दवाइयों का प्रयोग करने की स्थिति में रीडिंग का प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। टेस्ट के 3 दिन पूर्व तक एक्सरेज अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए। आप टेस्ट आज करा रहे हैं तो आज से 3 दिन पहले करा लीजिए जो कराना, उसके बाद उसके पहले उसके बीच में मत कराइए। कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स का प्रयोग टेस्ट के पूर्व न करें। ऐसा नहीं कि हाई परफ्यूम आप यूज कर रहे हो आपका टेस्ट रीडिंग गलत हो जाएगी। हाथ और पैर रोगी के साफ होने चाहिए, गंदे नहीं। पानी से धोकर पोंछ लेने के बाद टेस्ट होना चाहिए। मेटल ज्वेलरी, सिक्के, चाबी, सेलफोन आदि रोगी के पास नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हम लोग ने ये डॉक्टर वॉल थे। अब आप आगे हम लोग चैप्टर पे आगे आ रहे हैं। ठीक है, अब वो इसको समझना शुरू करें। यहीं से हम लोग अब डॉक्टर वॉल को पूरे तरह समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे टेस्ट करने जा रहे हैं। क्या है कि डॉक्टर वॉल ने क्या कहा, अब यहीं से कंसेप्ट जो टीसीएम को अब ब्रिज से तो बात कह रहे थे ना, ब्रिज, अब ब्रिज कैसे देखिए। ये सारे टर्म्स आपको मिलेंगे एलोपैथ के, उसमें वही चीजें हैं। बहुत ज्यादा ऊर्जा का अर्थ है आइटिस। अगर ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाएगी किसी जगह तो आइटिस हम लोग यूज करते हैं। तो अब जब कभी आइटिस की बात हो तो हम लोग समझ जाएंगे क्या, एक्यूट। हम लोग एक्यूट बोलते हैं ना, हम लोग चाइनीज में क्या बोलते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। तो जब अगर हम एक्यूट बोलना हो तो यहाँ आइटिस बोलेंगे। इसका सूजन, जलन, दर्द। आइटिस को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं और इन्फ्लेमेशन को प्रदाह बोलते हैं। उसका अर्थ क्या होता है कि सूजन, जलन और दर्द होगा। जैसे अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस। ये तो जहां टिस इस लगा है, ITS लिखा है आइटिस, तो वहां समझ जाइए कि ऊर्जा बढ़ी हुई। नॉर्मली कह रहा हूं, कभी अर्थराइटिस में डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक, भी अर्थराइटिस बोलते हैं। लेकिन जब स्पॉन्डिलाइटिस में ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी तो उसको स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, लोसिस बोलते हैं, स्पॉन्डिलोसिस, लाइटिस नहीं बोलते। ठीक है, तो अब आप समझिए आगे। इसको शब्दों को समझना, जहां पर है इंटरप्रिटेशन बता देंगे। सम्यक ऊर्जा के अभाव का अर्थ है ओस या सिस। अगर सिस लिखा है
या ओज शब्द का इस्तेमाल है तो यानी ऊर्जा कमी है, यानी सब एक्यूट या क्रॉनिक दशा है, सब एक्यूट या क्रॉनिक दशा है। इसमें मतलब है कार्य क्षमता, शून्यपन आएगा, कार्य क्षमता का ह्रास होगा, आप थकान महसूस करेंगे, आपकी काम करने की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इसको पैरालिसिस, न्यूरोसिस, वेरिकोज, यानी वेरिकोज माने क्या हुआ कि यानी आपका ये क्रॉनिक की तरफ सब एक्यूट डिजीज है और इसमें कार्य क्षमता कम हो रही है। तो वही देखिए, वही पूरा सिस और आइटिस का पूरा। फाइब्रोसिस, तो फाइब्रोसिस माने ऊर्जा कमी है, इन्फ्लेमेशन यानी ऊर्जा बढ़ी है, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़न यानी सिस हो गया है, ऊर्जा घटी है, एक्सपेंशन यानी आइटिस है, बढ़ाव है, इनहिबिशन निरोध है, कोई चीज रुक रही है तो सिस है, स्टिमुलेशन बढ़ रही है तो उद्दीपन है, पैरासिम्पेटिक जो हमारी नर्व वाली है वो सिस वाली है क्योंकि उसमें काम नहीं करते हैं, सिंपैथिक आइटिस वो थोड़ा जब आपको बहुत काम करना हो तो आइटिस माने तात्कालिक जिसको बोलते हैं तात्कालिक ऊर्जा, या हम लोग कहते हैं एक्यूट सिंपैथिक। सोमैटिक माने दैहिक जो देह से, विसरल माने जो शरीर के अंगों में जिनमें हमारा प्रभाव नहीं होता है, हम कोई विसरल माने अंदर के अंगों से हम कोई प्रभाव नहीं डाल पाते, लेकिन सोमैटिक में हम प्रभाव डाल सकते हैं। ब्रेन हमारा सिस के रूप में है और स्पाइनल कॉर्ड हमारा आइटिस के रूप में है क्योंकि वो आगे फैलाता है चीजों को। बेसिक माने क्षारी सिस के रूप में है, ठंडा। इनको इन यांग में भी जोड़ सकते हैं आप लोग, इन यांग। बेसिक माने को वो सिस है और एसिडिक जो है आपका आइटिस के रूप में है। कोल्ड ठंडा है, हीट गर्म है, कॉज कारण और ये लक्षण माने जो ओरिजिनल इन था कॉज था वो मूल कारण वही, लेकिन सिम्टम यहां दिख रहे हैं। स्टेसिस यानी रुकावट है, सर्कुलेशन माने आइटिस बढ़ा हुआ है। सलाइवा इंटेस्टाइनल जूस ये आपके सिस के रूप में आएंगे, और गैस्ट्रिक जूसेस क्योंकि उसमें एसिडिक है इसलिए वो आएगा हमारा आइटिस के रूप में। पैंक्रियाटिक जूस ये वाले जो है उसके आएंगे, और बाइल जूस आएगा हमारा आइटिस के रूप में। आग्नेयाशय के स्राव, पैंक्रियाज के जो स्राव हैं वो वही उसी का पित्त हो। अब जो जन्मा है वो मृत्यु की तरफ क्रमिक बढ़ता जाता है क्योंकि नेचुरली हमारा जो जन्म लिया है वो आगे उसका डेथ होना है। चीनी एक्यूपंक्चर में जब शरीर के किसी भाग में सोने की सुई डाली जाती है तो ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए जब आपका व्हाइट ऊपर दिखता है तो यानी कौन सा अंदर रखता है? येलो। टच करता है कौन? येलो का टच करेगा तो व्हाइट वाला ऊपर दिखेगा। तो इसीलिए वहीं से कंसेप्ट लिया गया है कि जहां गोल्ड नीडल डाली जाती थी वो बढ़ा देती थी, और क्योंकि गोल्ड नीडल ऊर्जा आकर्षित करती है, बढ़ाती है, ठीक है। और चीनी एक्यूपंक्चर में जब शरीर के किसी बिंदु चांदी की सुई डालते थे तो डिस्पर्स होती, ऊर्जा घट जाती है। तो वही प्रयोग यहां लिया गया कि अगर पीला ऊपर दिख रहा है तो व्हाइट टच कर रहा होगा, तो हम लोग केवल उससे निकालते हैं कि जो हमको दिख रहा है उससे, ताकि बहुत अधिक कंफ्यूजन न रहे, लेकिन कंसेप्ट यहीं से लिया गया। चीनी एक्यूपंक्चर के अनुमान के आधार पर ऊर्जा को उपचार करता है। हम लोग चीनी में क्या है कि उसमें तो हम अनुमान के आधार पर है ना, हम इन्फ्लुएंस निकालते हैं, ये सब करते हैं ना, लेकिन ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में क्या है, डर्मेट्रॉन ने तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट बता सकता है कि कहाँ की ऊर्जा में कितनी ऊर्जा है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, और उसके हिसाब से जितना आपको देना हो आप दे सकते हैं। उपचार भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र द्वारा दिया जाता है, तो जितना वो चाहे उपचार दीजिए और फिर आप मत करिए। क्लियर? ये फायदा है, लेकिन वो डर्मेट्रॉन मशीन का ही उसको यूज करने का तरीका ही हम लोग को अभी उतना नहीं आता है, लेकिन इसके क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में शायद कम वो है। क्लासिकल चाइनीज एक्यूपंक्चर में रोगी के शरीर में उपलब्ध ऊर्जा को शरीर में ऊर्जा संतुलन कम में लेता है। इसमें क्या करते हैं कि हमारे ऊर्जा हम करते नहीं, उसी ऊर्जा को हम इधर उधर ट्रांसफर कर देते हैं। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में शरीर के किसी भी इच्छित ऑर्गन में सीधे विद्युत ऊर्जा आप दे सकते हैं, सीधे आप दे दीजिए। तो जो हम लोग मैग्नेट दे रहे हैं वो भी वही है, लेकिन वो उनका तो कहना कि और तेज ऊर्जा दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा। बीमारी का पूर्वाभास और उपचार शरीर
ये क्या है, शरीर विष द्रव्यों का उत्पादन करता है। मतलब जो आपको टॉक्सिन है, ऐसा मत सोचिए कि आप बाहर से लेते हैं तभी होगा, वो तो उत्पादन करेगा ना। प्रोडक्शन जब भी कोई होगा तो कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, कोई बाय प्रोडक्ट बनेगा, तो टॉक्सिन भी उसी के उसमें डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में है। तो उनको शरीर से बाहर निकलना है, कोशिश करता है शरीर निकालने की, लेकिन कभी अगर ये नहीं निकल पाए और शरीर में रह गए तो अल्टीमेटली बीमारी क्रिएट करेंगे। जब शरीर में विष द्रव्य बढ़ने लगते हैं तो शरीर के कोष खराब होते हैं। जब कोष माने सेल खराब होने, तो सेल को अटैक करने लगते हैं, तो सेल क्या करते हैं, डिजनरेट होने लगते हैं। आपके घर के चारों तरफ कोई 10 बदमाश खड़े हो तो आप क्या करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे, खाना खाने में मन नहीं लगेगा, खाना बनाने में मन नहीं लगेगा, तो आप फिर तो डिजनरेट होंगे, आप भूखे रहेंगे। तो वही चीजें वहां भी है, जब विष द्रव्य बढ़ गए, बदमाश बढ़ गए, ये बदमाश है, ये बढ़ गए, तो क्या होगा, आपके जो सेल सही काम करने वाले हैं वो बेचारे डिजनरेट हो गए, बीमारी हो जाएगी। शरीर में विष द्रव्य कौन सा फेज है, ये उपचार, ये हम लोगों को जानना चाहिए। उपचार निदान माने डायग्नोसिस, उपचार माने ट्रीटमेंट, उसके लिए जानना आवश्यक है। ठीक है, क्लिनिकल टेस्ट में केवल बीमारी का निदान अंतिम अवस्था में हो पाता है, बीमारी बढ़ चुकी होती है। तो ये इन्होंने कहा कि कैसे, तो बीमारी की अवस्थाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, चाइनीज ने भी कहा है, लेकिन यहां इन्होंने अलग रूप में कहा, वहां अलग, लेकिन है वही। शरीर में सेल्फ पॉइजनिंग प्रोसेस की 6 अलग अलग अवस्थाएं हैं, इसको पढ़ लीजिए, बस यही महत्वपूर्ण है। ये इस चैप्टर का सबसे बढ़िया भाग यही है। तो इसमें सेल्फ पॉइजनिंग फेज और ट्रीटमेंट मेरिडियन कौन कौन से हैं, डॉक्टर वॉल ने जो खोजा है उन पे। पहला है द्रवात्मक अवस्था, ह्यूमरल फेज। ह्यूमर में जब सेल है, सेल के चारों तरफ क्या है, बोलिए, चैप्टर 1 BHB, लिक्विड, हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, ECF। टर्म वही यूज करिए ना, ताकि हमारा ब्रेन उसको याद करता रहे। ECF है, अंदर ICF है। तो जो ECF है वो क्या है, इसको ह्यूमरल फेज कहेंगे। पहले के ये पहला वाला स्थिति है, ह्यूमरल फेज है। अब कैसे फेज है उसको बता रहे हैं। निष्कासन अवस्था, पहला उन्होंने कहा कि यह एक्सक्रीशन फेज है, कोई चीज निकाल, ये सेल तो बाहर निकालता रहता है कुछ चीजों, तो इस वाले फेज में ये बाहरी पहली शुरुआती दौर है, तो इसको लिम्फ डिजनरेशन मेरिडियन से इसको ठीक किया जाता है। यानी सबक नंबर 1, बोलिए सबक नंबर 1 क्या, कि हम लोगों को लिम्फ मेरिडियन यूज करना चाहिए। लिम्फ डिजनरेशन मेरिडियन का इस्तेमाल बीच बीच में करना चाहिए। नहीं, सबक नंबर 1 है ये, देखिए ऐसे करिए, इसको लिम्फ डिजनरेशन मेरिडियन को मत भूलिए। 10-12 दिन बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद सबको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पर्टिकुलर 20 साल के हो, 25 साल के हो, ना, every age, at the person of every age should use this meridian as treatment। लिम्फ डिजनरेशन जो भी पॉइंट आपको लगे उसमें करिए, आप सीधे उसमें लगाइए, पूरे उसमें अंगूठे में होती है, यहाँ से लंबी पतली पट्टी बांध दीजिए मेथी, तो भी काम करेगा। पहला फेज। दूसरा, अब क्या है, रिएक्शन फेज, जो दूसरा होता है रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या होता है, लड़ते हैं ना, कोई चीज कोई भी आएगा तो लड़ेगा, तो वो रिएक्शन फेज है। ये एलर्जी और वैस्कुलर डिजनरेशन। तो इस मेरिडियन का पूरा नाम एग्जैक्ट याद करिएगा, मैं यहीं पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एलर्जी को कभी हम लोग एलर्जी मेरिडियन न बोले, वैस्कुलर डिजनरेशन मेरिडियन भी बोले। एलर्जी और इसको एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन और इसको वैस्कुलर डिजनरेशन मेरिडियन बोलते हैं। यानी एलर्जी के लिए भी और वैस्कुलर में भी कोई प्रॉब्लम हो, यानी आर्टरीज में भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो और वेन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो और हमारे लिम्फेटिक सेल्स में, वो लिम्फेटिक वेसल्स में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, तो भी वी शुड यूज वैस्कुलर डिजनरेशन मेरिडियन। क्लियर? यहाँ ये देखो, उसके नामों में जाइएगा, नाम हम लोग भूल जाते, हम लोग कहते हैं अंत में याद करते हैं, हम लोग कहते हैं एलर्जी मेरिडियन। नो,
इट इज एलर्जी और वैस्कुलर डिजेनरेशन। Vascular. वैस्कुलर का डिजेनरेशन भी प्रभावित हो रहा है। ठीक, तीसरी फेज क्या है? डिपोजिशन फेज। अब क्या है? अब कोई चीज अब नहीं निकाल पाए तो डिपॉजिट हो जाएगा। गुंडा बदमाश वहीं आपके घर में वहीं पर सामने धरना दे देगा कि भैया हम जाएंगे नहीं, हमको चाहिए आपसे चौथ मतलब उस रूप में कि हमको चाहिए, है ना, समझ रहे हैं ना? बाजार में गुंडा टैक्स जो होता है तो हमको चाहिए, तो डिपॉजिट, ये डिपोजिशन फेज है और इसमें फैट डिजेनरेशन वेसल का प्रयोग करिए। आगे यहां तक तो आपका ये पहला फेज, ठीक है, जिसको ह्यूमरल फेज कहा गया। तो जब ह्यूमरल फेज की बात आए तो 3 मेरिडियन, लिम्फ, एलर्जी और फैट। ठीक, क्लियर हो गया? निष्कासन, पहला तो एक्सक्रीशन, दूसरा रिएक्शन और तीसरा आपका वो, तो ये इसको हम यूज करेंगे। और तीसरा डिपोजिशन, तो यानी ये आपका ह्यूमरल फेज है। अभी सब बदमाश बाहर बैठे हुए हैं। क्या था पहले? देखिए सिस्टम बता दे थोड़ा सा, ये आगे 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 बताएंगे, उसे आगे बताएंगे, हम भी बताएंगे तभी। दूसरा क्या है? अब सेलुलर माने सेल में अंदर, सेलुलर फेज है ये, सेल अंदर ऐसा है बना हुआ है और सेल में अब ये घुस गए। अब गुंडों ने देखा कि आपका जो है, मैं मेरे शब्दों में मत जाइएगा, उसी जो है कि उन्होंने देखा कि आपका वो है, दरवाजा तोड़ करके और अंदर देखिए क्या हुआ, इम्प्रेग्नेशन फेज। अब इन्होंने क्या किया, अंदर घुस गए, इम्प्रेग्नेट कर दिया और फाइब्रॉइड डिजेनरेशन मेरिडियन, इसको ट्रीट करने के लिए तरीका है। दूसरा क्या हुआ? डिजेनरेशन। अब वो जब अंदर चले गए तो कोशिका ने काम करना बेचारे ने बंद कर दिया, क्या करे, ये सब आ गए तो काम ही नहीं करने दे रहे हैं, अपना इधर उधर काम करने रहे, कोई खा पी रहा है, कोई कर रहा है, और कमरे में जहाँ किचन है वहीं पर आके आपको जो है, आप खाना बनाने जा रहे हैं, मालूम हुआ वो टमाटर लिए जा रहे हैं, वो कोई मूली लेके भाग रहा है। तो ये सब जो है, ये डिजेनरेशन फेज शुरू हुआ। तो इसके लिए मेरिडियन समझे, नर्व, स्किन और ज्वाइंट डिजेनरेशन, टीडी, स्किन और नर्व, ये 3 मेरिडियन इसके लिए है, डिजेनरेशन फेज के लिए। तीसरी अवस्था है जो भयानक अवस्था है, कैंसर और मैलिग्नेंट डिजीज फेज। इसको हम लोग ऑर्गन डिजेनरेशन वेसल से ठीक करते हैं। तो जब भी कभी ये इस तरह के हो, थोड़ा सा मैलिग्नेंसी की ओर बढ़ रही हो, या कोई डिजीज कहे कि डॉक्टर कहे कि नहीं अब तो ऑपरेशन या कराना वो करा, तो हम लोग OR मेरिडियन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब प्रथम 3 अवस्थाएं, निष्कासन, प्रतिक्रियात्मक एवं एकत्रीकरण अवस्थाओं को द्रवात्मक एवं सेमी लिक्विड यानी ह्यूमरल प्रोसेस कहते हैं। इसमें सेल के रासायनिक केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं आता। सेल यहाँ है, आपका घर बदस्तूर है, आपके बाहर 50 लोग घेरे हुए हैं, लेकिन आपके घर में कोई परिवर्तन, घर के रासायनिक केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं है। घर तो आपको वैसे ही बना हुआ है, हाँ आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे, वो अलग पॉइंट है, लेकिन उसमें कोई अपने कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं आया। बाद में क्या हुआ? बाद में सब बदमाश अंदर चले गए, तो ये सेल के अंदर लड़ाई होने लगी। अब ये आ गए घर के दरवाजे के अंदर, और घर जो आपका था वो तहस नहस होने लगा। तो इसको सेलुलर फेज कहते हैं। इसमें सेल की क्षति होगी, बदलाव होगा, ह्रास होगा। आपके कमरे में सोफा इधर, कुर्सी उधर, किचन इधर, फ्रिज उधर, ये सब, अलमारी आपकी इधर उधर कर देंगे, ये सब शुरू होने लगेगा। इसको समझने के लिए कह रहा हूं कि ऐसा करिए, सेल का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, सेल परेशान होने लगता है, सेल रोने लगता है। सेल की जो सेल की कोशिकाएं हैं वो हमें तो जीवात्मा है, कोशात्मा है ना, तो कोशात्मा रोने लगती है कि क्या करें। तो बाद की इन 3 अवस्थाओं का पता केमिकल टेस्ट से, इनका कोई केमिकल टेस्ट कराएंगे तो इनका पता मिल जाएगा, पहले वाले में नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो आपने टेस्ट कराया है तो उसमें अंदर मालूम ही नहीं पड़ेगा, वो केवल ये परसेंटेज में आ जाएगा कि ये चीज बढ़ी हुई है। 12,000 कोई चीज है, उसका 12,500 हो जाएगी, तो डॉक्टर कहेंगे अरे 12,500 बराबर, इक्वली गुड, खत्म। लेकिन ये जो फेज है, सेकेंड वाला फेज है, इसमें छेद मतलब आप टेस्ट आप बताएंगे तो इसमें क्षति होने लगेगी, इसमें बदलाव आ गया।
ह्यूमरल प्रोसेस में जब जगह जगह डिपोजिशन होने लगता है पहला वाला प्रोसेस में, तो कभी कभी इसका निदान केमिकल टेस्ट द्वारा किया जाता है। यानी कभी कभी जब डिपॉजिट होने लगेगा तो फैट वाले में, तो आप कभी टेस्ट में आ सकता है कि फैट एकत्र हो रहा है कहीं किसी सेल में, किसी ऑर्गन में, तो वहां पर आप कर सकते हैं इसका निदान। निदान माने हिंदी, इंग्लिश ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस। हमेशा वो शब्द को, क्योंकि निदान को नॉर्मली जो है, निदान माने टेस्ट की बात है, वो कह रहा है कि आप डायग्नोसिस करिए। इलेक्ट्रोक्यूपंक्चर द्वारा ह्यूमरल प्रोसेस और सेलुलर प्रोसेस दोनों का और 6 अवस्थाओं का रोग किस अवस्था में है पता लगा इसका। वो उन्होंने बताया नहीं था कि इतना अभी शुरू हुआ है, अभी इन्फ्लेमेशन आया है, अभी वो है, वो जो कंडीशन है वो उससे करंट के हिसाब से उन्होंने देखा कि डायल कितना हुआ, 50 से 60 हुआ, 60 से 70 हुआ, 75 हुआ, 75-85 हुआ, 100 हुआ। इनसे आपको पता लगा सकते हैं बीमारी के संकेत। अब देखिए, अब आप लोग बिल्कुल मॉडर्न साइंस की भाषा में आप समझ जाएंगे। अब आपको आनंद आएगा कि अभी आप उन शब्दों का ठीक से अर्थ नहीं समझते थे, अभी डॉक्टर वाल ने आपको सिखा दिया। उनका इन्फ्लेमेटरी कंडीशन क्या है, इन्फ्लेमेशन, तो उसको बताएंगे कि दर्द है, सूजन है, जलन होगी, लालिमा होगी, लालिमा नहीं लिखा इसमें, लालिमा होगी। फिर दूसरा क्षयात्मक, डिजनरेशन। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी, दोनों इन्फ्लेमेशन भी है, डिजनरेशन दोनों है। उन्होंने क्रॉनिक, एक्यूट फसाई और डिस्टर्बेंस इनको बोला उन्होंने, इसका कहीं रिजल्ट आपको दिखेगा, वो उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग फेज पर बात करेंगे, इसको समझ जाइए, इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बढ़िया चीजें हैं, हमको जानना चाहिए। इन्फ्लेमेशन कोई गड़बड़ चीज नहीं है, ऐसा मत समझिए। इज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्स। बहुत बढ़िया, प्रोटेक्टिव। अब जो टिश्यू है क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्स है टू इन एन इंजरी और डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज व्हिच सर्व्स टू डिस्ट्रॉय, डाइल्यूट और वॉल ऑफ both the injurious agent and the injured tissues. जो इंजर्ड टिश्यू है वो उसके लिए, और जो इंजूरियस एजेंट है उनके लिए क्या करता है, ये लड़ाई करना चाहता है, तो अपने प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। जैसे आपके पास, आपने गेट पे 2 अपने दरबान रखे हुए हैं और उनको आप तनख्वाह दे रहे हैं। जैसे कोई गुंडे घुसने लगते तो वो बेचारे कोशिश तो यही करेंगे कि उनको मार दें। अब वो 50 की संख्या में, ये 2 हैं, तो हो सकता है मार जाए, लेकिन अगर ये इनके पास बड़ा गोली बारूद वगैरह सब है तो गोली मार देंगे, भाई 2 आदमी मर जाएंगे। तो ये होगा। तो ये द क्लासिकल साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन और पेन। पहला देखिए, पहला नहीं है, पहला देखिए है हीट, लाली, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो जिसमें फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन तो आप समझ नहीं पाएंगे, जो पहला समझ में पाएंगे वो क्या पाएंगे, लालिमा। फर्स्ट सिम्टम होगा लालिमा, सेकेंड सिम्टम होगा सूजन, थर्ड सिम्टम होगा हीट, एंड फोर्थ सिस्टम इज द पेन। इफ पेन इज देयर, इसका मतलब पेन अगर है तो हीट भी होगी, रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगा, और लॉस ऑफ फंक्शन तो होगा ही होगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं, बोलिए आप। इसको अगर ये ऑर्डर को आप नोट कर ले, बहुत बढ़िया रहेगा। पहले रेडनेस होगा, आगे बताएं क्यों, कैसे होगा, अभी आप देखा, उससे पढ़ेंगे, उससे बताएंगे, तब आपको क्लैरिटी आएगी कि पहले लालिमा आएगी, फिर सूजन आएगा, फिर जलन आएगी, और फिर पेन आएगा। चलिए अब देखिए, कोई अब डिफेंस सिस्टम हम लोग पढ़े थे ना, उसमें रक्त वाले में, WBC। यस सर। अब देखिए, अब फंक्शन समझ लीजिए बढ़िया से, उसको बिल्कुल आनंदपूर्वक कहानी की तरह सुनिएगा। कहानी है ये, स्वस्थ शरीर, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारे सेल में कोई आवाज, कैसे क्या है, कोई भी दुश्मन हमारा आएगा तो 2 जगह जाएगा। वो 2 जगहों का नाम बताइए, अगर कोई बता सकता बताए, नहीं मैं बताता हूँ। वो सारे और डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, नहीं सिस्टम में तो आएगा, सिस्टम से फिर जाएगा कहाँ, अल्टीमेट सांस से आएगा, तो सांस से, स्किन और ब्रीथ पे नहीं, अल्टीमेट कहाँ जाना चाहेगा, सेल के अंदर। हाँ, गुड, यही जाना है, सेल के अंदर जाना चाहता है, सेल के अंदर घुसना चाहता है। कि सेल में क्या चीज है,
जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो न्यूक्लियस जो कंट्रोल न्यूक्लियस करता है सारे सेल को, और दूसरा एक और है माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ साइटोस्केलेटन माइटोकॉन्ड्रिया। यस गुड। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा तो वही भरी है, तो आपका तिजोरी या कहिए किचन वही है, ठीक है। एटीपी है ना वहां, एटीपी माने तिजोरी, एटीपी को कहते हैं करेंसी, तो करेंसी वहां है। तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया पे अटैक कर लेगा तो उसको करेंसी मिल जाएगी, और न्यूक्लियस को अटैक कर लेगा तो होगा बाहर। पहले क्या करते थे, अब मैं आपको किस्सा बता दूं, देखिए थोड़ा 10-15 मिनट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया हुआ ये फेस समझ जाएंगे तो मजा आ जाएगा आपको। दुश्मन पहले आते थे गुंडे वाले, तो डाकू आते थे, तो घरों में क्या करते थे, बड़ा जो दरवाजे होते थे, बड़े बड़े दरवाजे होते थे मोटे मोटे, तो और 2 ऐसे डंडे लगाते थे वो, ठीक है, ताकि साकल नहीं होती थी, वो डंडे होते थे बड़े, और ताकि एक निकाले तो दूसरा। तो जैसे कभी कभी एक ही लगाते थे लोग, तो जैसे एक लगाते थे तो गुंडे समझते थे दरवाजा खुला तो तुरंत अटैक कर देते थे, और खोल देते तो खुल जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, बाहर उन्होंने देखा कि गृहस्वामी जो मालिक है बाहर सो रहा है, उसको पकड़ लिए। अब गृहस्वामी पकड़ लिए तो बेचारे के लिए उसने कहा भाई, खुलवाता था भैया मालकिन खोल दो। अब वो जैसे कभी कभी क्या होता था कि जैसे एक खांचा खुला तो उनको लगा कि ये तो खुल गया, तो वो उसकी पकड़ ढीली हो जाती थी, तो वो मारूफ मकान मालिक तो भाग गया। अब वो भाग गया अंधेरे में तो आए ही थे, अंधेरे में भाग गया, तो पता लगाना गांव में कहाँ पता लगा। इधर क्या किया मालकिन ने कि वो एक वाला खोला था, उनको लगा था कि खुल गया, तो अब दूसरा वाला बंद है तो कैसे तरह खुलेगा। तो इसमें कभी कभी डाकू पकड़ जाते थे या डाकू भाग जाते, दोनों चीजें हैं। तो वही है कि जब इनका का है घेरा बैठे हुए पहले आए और इसी पे बैठ गए कि अब उन छेदों से जाना है इनको, छिद्र है ना सेल के अंदर, तो वहां तो बैठे हुए हैं भाई, हर सब गेट तो खुला नहीं है, कुछ गेट बंद है, कुछ चैनलाइज गेट है, चैनल गेट है, मतलब चैनल गेट माने किसी की वजह से ही खुलेंगे। अगर वहां सोडियम आएगा तभी खुलेंगे, कैल्शियम आएगा तभी खुलेंगे, ऐसे नहीं खुलेंगे। और कुछ गेट है वहां पर आने जाने का तो रास्ता है, लेकिन सबके लिए ओपन नहीं है। वहां भी तो है, कौन वहां पर कौन है बैठा, सेल में कौन बैठा रहता है, ऐसे याद रखिए, सेल में कौन बैठा हुआ है? लाइसोसोम। यस गुड, लाइसोसोम बैठा हुआ है। जैसे आप आएंगे वो लाइसिस कर देगा, है ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसके पास होगा, हाइड्रोलिटिक माने तोड़ देगा, तो उसको मार देगा। तो वहां तो बैठे हुए हैं कि जब कभी मौका मिलेगा और देखेंगे थोड़ा सा कमजोर है तभी घुस जाएंगे। तो पहले ये हुआ। अब जब मान लीजिए इसने अंदर आया और प्रवेश कर गया किसी तरह, उसने किसी को कैप्चर कर लिया, किसी को वो अंदर घुस गया, चलिए अब अंदर घुस गया, अब उसका मूल उद्देश्य क्या है, या तो सेल में जाएगा, सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया में, और या तो न्यूक्लियस चाहेगा, न्यूक्लियस चाहेगा तो कल को राजा हो गया वो, न्यूक्लियस कब्जे में कर लिया और कहा तिजोरी लाओ, ये लाओ, सब जो भी करना, और माइटोकॉन्ड्रिया कर लेगा तो कम से कम और कुछ नहीं होगा तो उसको एनर्जी मिलने लगेगी। तो देखिए जीवाणु प्रवेश कर लेता है तो कोशिका के लाइसोसोम उसे निगल कर खा जाते हैं। अगर अंदर आ गया, ठीक है, तो लाइसोसोम ने उसे क्या खा लिया और उसे अपने एंजाइम से पचा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इस कार्य में असफल हो गए, कभी मारे जाते हैं, तो कोशिका मेम्ब्रेन के बाहर आकर बाह्य कोशिका तरल में फट जाते हैं। ये इनके पास एक फायदा है ना, ये वो जैसे वो नहीं था, वो अपने तार बांध के गया कि भैया हमको करें, आप कुछ करोगे तो बटन दबा दूंगा मैं, तो मैं, है ना, आत्मघाती हमला होता है ना। तो लाइसोसोम आत्मघाती वाले भी हैं कि ये आप खुद फट जाएंगे, मर जाएंगे, ताकि आपको आसपास मार दें। फट गए तो इसमें शत्रु तो खुला छूट रहा, वो तो मर नहीं पाया, और एंजाइम अपना इनका एंजाइम था वो भी छूट गया। अब ये एंजाइम एंजाइम काम क्या है, मारना, लाइसिस। तो इसने दूसरे कोशिकाओं को भी मारना शुरू कर दिया, अपने लोगों को, अपने कोशिकाओं को मारना शुरू कर देता है। तो अब ये सेल ने समझ लिया, न्यूक्लियस को मालूम हुआ कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, आ गया दुश्मन, तो उसने कहा ठीक है, उसने मैसेज दे दिया पूरे
जैसे आपके पास कोई संकट आए तो आप क्या करोगे, अपने जितने रिश्तेदार हों उनको फोन कर दोगे, पड़ोसी कर दोगे, फोन कर दोगे, भैया 4 दुश्मन हमारे पास आए हुए हैं। तो सब जगह के लोग 4-4, 5-5, 6-6 सारे लोग आपके घर की तरफ आ जाएंगे। तो घर के आसपास क्या होगा, क्या हो जाएगा, जमाव, गैदरिंग हो जाएगी। हाँ कंजेशन हो जाएगा। तो जब कंजेशन हो जाएगा तो वहां का, अब वहां पर इनमें कंजेशन क्या होगा, यहाँ तो ब्लड आ रहा है ना, ब्लड में सब ट्रेवल कर रहे हैं ना, यहाँ तो ब्लड आ रहा है ना, ब्लड में तो हमारे सब WBC आ रहे हैं, तो हमारे सिपाही कहाँ है, ब्लड रक्त में। में ना, रक्त में तो है। तो रक्त से जब आए, वो रक्त में तो घूम रहे हैं, तो रक्त से जब आए तो उस रंग का, वहां का रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो जितनी जगह थी उस जगह में उतना अधिक आ गए तो सूजन आ जाएगी। रक्त का कैरेक्टर क्या है, हीट, गर्म। हाँ हॉटनेस, हॉटनेस ना, हमारे हॉटनेस, हीट या हॉटनेस, चाइनीज में हीट या हॉटनेस है ना, हीट डेवलप हो गई। अब जब हीट हो गई और रंग लाल हो गया और बहाव वहां खूब बढ़ रहा है, तो क्या पेन नहीं होगा। जितनी संख्या, मान लीजिए आपके यहाँ 10 लोगों की संख्या हो कमरे में और वहां 50 लोग हो जाए, तो सब लोग एक दूसरे धक्का मुक्की कर पेन नहीं महसूस करेंगे, तो उस स्थान पर दर्द होने लगता है। ये इन्फ्लेमेशन है, ये स्थान कार्य करने में अक्षम हो जाता है। काम कहाँ करेंगे, खाना कहाँ बनाएंगे, कहाँ बैठेंगे, सब खड़े खड़े रहेंगे। आपको, आप ट्रेन में देखिए 40 की जगह 400 आ गए तो सब अपने हाथ टंगे हुए, अब भैया कोई हाँफ रहा, कोई कांप रहा है, तो ऐसे ये होता है भाई। इसको प्रदाहात्मक अवस्था कहते हैं। दिस इज इन्फ्लेमेशन। इट मीन्स, itis means inflammation. It denotes that there is more key at the site of inflammation. ये नोट कर लीजिए, more key, यही तो की है। रक्त के माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से यही तो आई। तो it is more key at the site of inflammation. There is one expression of arthritis. In chronic arthritis there is less key at the site of, अगर arthritis है तो जब chronic हो जाएगी तो वहां पर less key हो जाएगी, लेकिन शुरुआत में वो भी itis है। क्लियर। डिजनरेशन, बहुत थोड़ा सा रह गया है, बस 5 मिनट और। डिजनरेशन मीन्स डिटेरियरेशन। अब मतलब आपके घर की दशा बिल्कुल बिगड़ गई, 50 की जगह 500 लोग बैठे हुए हैं। डिजनरेशन इज चेंज फ्रॉम हायर टू ए लोअर और लेस फंक्शनली एक्टिव फॉर्म। जहां पहले खाना बन सकता था, जहां कोई अपना मसल बना रहा है, जहां कोई जो है किताब पढ़ रहा है, जहां कोई अपना टीवी देख रहा है, सारे लोग डिस्टर्ब हो गए ना, तो वो इसको इट इज डिजनरेशन फेज। वायु कोशिका तरल में जब अवांछनीय तत्व लगातार बने रहते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि बाहर से आया हो, अवांछनीय तत्व तो आपके अंदर भी हो सकता है ना। तो क्या है, तो कोशिका की कार्यशैली असंतुलित हो जाती है, नो फंक्शन एट ऑल। कोशिका डिजनरेट करने लगती है, दुखी होने लगती है, मरने लगती है। जब वायु कोशिका तरल इन अवांछनीय तत्वों से मुक्त हो जाता है तो सब अब कोई आया, पुलिस आई और उन्हें सब गुंडों को, सब मवालियों को सब बाहर भगा दिया। आप फिर चैतन्य हो गए, बढ़िया, फिर खाना बनने लगा, फिर उसी तरह आपको पूरी सब्जी बनने लगी, और फिर आप पढ़ने लगे, फिर आप टीवी देखने लगे, फिर अपने पसंदीदा जो भी आपको वो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, जो भी देखते हैं, और उसके पढ़ने का मन पढ़ने लगा, जो अपना एक्सरसाइज करने वाला एक्सरसाइज करने लगा। तो ये, इसे रीजनरेशन कहेंगे। तो अब इसकी भी कंडीशन आगे पढ़ेंगे। अवांछनीय तत्व होंगे कौन कौन, ग्लाइकोप्रोटीन। आपको जब ये सब हमारे सहयोगी भी तो हमारे वो हैं, इनकी संख्या अधिक हो जाएगी तो ग्लाइकोप्रोटीन भी भाई, एल्ब्यूमिन, इनका काम हमारा सहायता करना है, लेकिन बहुत अधिक हो जाएंगे तो ये भी गड़बड़ करेंगे। न्यूट्रल फैट, ये भी कम नहीं सब शरीफ है लेकिन सब बदमाश है। लिपिड, कहीं काम हमारा काम भी कर रहा है लेकिन कहीं संख्या बढ़ जाएगी तो लिपिड हो गया। वाटर, पानी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन 7 लीटर हो जाएगा शरीर में पानी, और पानी न जाएगा तो पानी सूजन कर देगा। फाइब्रिन, मतलब हर क्लॉटिंग के लिए महसूस है, फाइब्रिन से क्लॉटिंग बनती है, लेकिन मान लीजिए यही हो जाए तो क्लॉट करना शुरू कर देगा ना हर जगह, तो हमारा रक्त का प्रभाव होना चाहिए की का मूवमेंट होना चाहिए, रोक देगा। म्यूकस अगर अधिक हो गया तो मालूम हुआ कि आपके लंग्स को म्यूकस भरा हुआ है, आपका लंग्स
सांस ही नहीं ले पा रहा है। ये जो आपके मित्र है शरीर के अंदर है, ये कोई इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, तो ये ना होने पर इफ जनरेशन देयर इज अ लेस देन नीडेड की एट द साइट ऑफ, यहां जिस नीडेड की जो इतना है उससे की कम है, ठीक है, की कम है डिजनरेशन में। इट कॉजेज नमनेस, लोअर फंक्शनल कैपेसिटी, इट डिनोट्स बाय ओज और सिस पैरालिसिस। सिस इंक्लूड्स फाइब्रोसिस, कॉन्ट्रैक्शन, वही इनहिबिशंस, पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी, कोल्ड, स्टेटिस, बेसिक इरेक्शंस। डिजनरेशन इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद नॉर्मल एजिंग। नॉर्मल एजिंग में ये होता है क्योंकि एनर्जी घटती है तो नेचुरली कम होगा, बट आल्सो टेक्स प्लेस प्रीमैच्योरली व्हेन स्ट्रक्चर्स डिटेरिएट कॉजिंग इंपेयर्ड फंक्शन। कोई फंक्शन गड़बड़ा गया है तो उसकी वजह से डिटेरिएशन शुरू हो जाता है। और तीसरा क्या है, कॉम्बिनेशन है, दोनों में होता है, जैसे वहां बोला सब इक्विट बोला था वही हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एंड डिजनरेटिव सिम्टम। ऐसा पुराने रोगों में होता है जब दोनों लक्षण प्रकट होते हैं। एक्यूट फोसाई इन्होंने कंसेप्ट दिया, बीमारी का जहां प्राकट्य होता है उसे फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस फोसाई कहते हैं। यहां प्रकट हुआ, लेकिन जैसे तीव्र दांत दर्द हो तो फोकस डिस्टर्बेंस दांत है, पर दांत के अंदर ऑर्गन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जोड़ों में जो मैनिफेस्टेशन है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि है कहीं रूट कहीं, और जैसे जड़ नीचे और पेड़ ऊपर, तो पत्तियां सुंदर है, बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, तो यानी जड़ बड़ी ठीक है। तो वही उन्होंने कहा कि अगर एंडोक्राइन और ग्लैंड्स, स्पाइनल वर्टिब्री, इन सब में कहीं प्रॉब्लम हो गई तो बीमारी का जड़ तो ये है, लेकिन दिखाई वहां पड़ रहा है। तो केवल फोसाई, फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस का उपचार करने से बीमारी जड़ से ठीक नहीं होगी, बीमारी फिर से रिकरेंस होने होगी। तो इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर में क्या हुआ, इन्होंने फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस बताया है। कौन कौन है, तो वही हम लोग का है, आईज है, ईयर्स है, देखिए टॉन्सिल्स है, नोज है, जो हम लोग लिम्फ वाले में पढ़ते हैं वो वही है, टीथ है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, और सिफेगस है। आईज तो है ही है, आईज भी है, टीथ है, कौन सा, पल्स, ठीक, सभी आ गया, कोई रह गया क्या, ठीक, सभी मोर और लेस आ गए। जो भी आप हम लोग टेस्ट जिसमें करते हैं, टंग इसमें नहीं लिखी है, बट उसको नोट कर लीजिए, कभी अगर पूछा जाए कि नेम्स ऑफ फोसाई में तो टंग भी आएगी, क्लियर, क्योंकि टंग में हमने कहा यहाँ लाल है तो हार्ट है ना, ये तो फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस यहाँ पर है, लेकिन हार्ट में प्रॉब्लम है, क्लियर, तो टंग भी आएगी। जब बीमारी केवल शरीर के एक भाग में प्रकट हो तो वन साइडेड होगा, जब दोनों में हो तो दोनों तरफ होगा, बाएं में हो, अगर केवल बाएं तरफ हो अथवा दाहिने तरफ हो, केवल एक ही साइड में हो तो वर्टिकल है, और जब दोनों तरफ हो तो ये हॉरिजॉन्टल। क्रॉनिक बर्डनिंग ऑफ फोकस, तो इरिटेशन लगातार रहता हो। स्पेशल नोट, उपचार इन्होंने कहा कि हमने बनाए हैं, वो आप आगे देखिएगा, यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म। डर्मेट्रॉन मशीन बहुत महंगी है, बोल दिया, भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं है। ऑर्डिनरी पॉइंट फाइंडर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा संबंधित दिन पर उपचार देकर, ये मिलता है मार्केट में, इसको ऑर्डिनरी पॉइंट फाइंडर मिलना चाहिए। तो अब इसी से छोटी बात बता दें आपको, थोड़ा सा अगर बताने का समय हो तो बताएं, नहीं तो छोड़ दें। बस कुछ नहीं है, हम लोग मॉडर्न साइंस में हम लोग आ गए डॉक्टर बॉल के माध्यम से, और मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम लोग जो है अपने उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब कभी जो आप इन्होंने बताया, जब कभी आपको कोई बाहरी दुश्मन आपके उसमें शरीर में अटैक करता है तो वो शरीर अपनी प्रतिक्रिया देता है और शरीर अपना तापक्रम बढ़ा देता है कि उस बीमारी को, वो जो बैक्टीरिया आया हुआ है उसको हम रोक लें, वो मर जाए, है ना, वो आगे बढ़ ना सके, वो आदि नहीं है उसका, बढ़ा देते हैं। लेकिन हमारे शरीर में बैठे हुए अलग अलग जगहों पर, सब जगह पर हमारे बैठे हुए दरबान, इनको हम लोग बोलते होंगे, कोई शब्द में मत जाइए, कोई शब्द बोलते होंगे, क्या बोलते हैं, रिसेप्टर, ठीक है, हाँ, आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, रिसेप्टर बोलते हैं ना, यस सर, हाँ, तो ये रिसेप्टर दरबान है, हम दरबान कह रहे हैं, रिसेप्टर कह दीजिए आप, ये दरबान है, ये सूचना देते रहते हैं।
तो मान लीजिए टेम्परेचर जब बढ़ गया तो पीएच लेवल घटेगा बढ़ेगा? बोलिए, घटेगा बढ़ेगा। हैं? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। मतलब एसिडिक सही जाएगा, 7 से नीचे जाएगा, 7 से नीचे हाँ, जाएगा। यस, नीचे घटेगा, होगा। घटेगा। एसिडिक जहां बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी तो वहां तुरंत जो है एसिडिक कंटेंट बढ़ेगा, तो इससे तुरंत जो है। अब हमारा पीएच लेवल 8 होना चाहिए, कितना शरीर का? 7.4 7.2 नहीं 8 पर हमारी केमिकल, 8 पर हम जो कहना चाहते हैं, 8 पर हमारे जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये बेस्ट फंक्शन करते हैं। यानी 7 से अधिक होने पर 8 पर, इसीलिए 8 पीएच के लिए हम हमेशा संघर्ष करते रहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। अब वो आपको एसिडिक वाले को 1.2 पीएच को हम लोग 8 में कन्वर्ट करने के लिए पैंक्रियाटिक जूस, दुनिया सारे जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ऊपर बाइल जूस सब लाते हैं। क्लियर? तो 8 को इसमें बेस्ट फंक्शन करते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स। अब जैसे ही ये पीएच डिफरेंट हो गया, 7 की तरफ भी आएगा तो भी परेशानी हो गई, 7 से कम आ गया तो और परेशानी हो गई। तो ये क्या करता है, ये उसमें फंक्शन करना बंद कर देते हैं। अब आपकी एंजाइम नहीं हो तो कोई रिएक्शन नहीं, हार्मोन का मूवमेंट ठीक नहीं होगा, तो क्या होगा, रिसेप्टर बता देते हैं कि भैया, ब्रेन को बताते हैं, भैया जो दुश्मन आया हुआ है इसकी वजह से आपने काम तो ठीक कर दिया है, हाइपोथैलेमस ने बढ़ाया है टेम्परेचर, तो बढ़ा तो दिया है आपने, लेकिन इससे हम लोग काम नहीं कर पा रहे, तो हम लोग सब भूख के मारे मरे जा रहे हैं, खाना नहीं बन पा रहा, कुछ काम नहीं हो पा रहा है। उसने ब्रेन को सूचना दिया, वहां भी तो हाइपोथैलेमस बैठा हुआ है, लिम्बिक सिस्टम में बैठा हुआ है, वो भी तो बैठा हुआ है, वो एएनएस में बैठा हुआ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बैठा हुआ है, वही एंडोक्राइन का चीफ भी है, तीनों का चीफ तो वही है, तो राजा तो वही मिलेगा। तो उसने कहा कि अब क्या करें, तो उसने कहा कि ठीक, भूखे मर रहे हैं, उसने तुरंत कहा कि एंडोक्राइन सिस्टम काम करो, सबको कह दिया सब। अब उसके बाद मैसेज आया, फिर उसने कोई काम करने के लिए कह दिया, लेकिन फिर एंजाइम करे तो करे, हार्मोन करे तो करे क्या, वो टेम्परेचर इतना अधिक है, फिर वो काम नहीं कर पा रहा। अब वो काम नहीं कर पा रहा तो सेल्स फिर भूखी, या सेल्स में जो प्रॉब्लम है फिर वही, तो सेल्स ने फिर सूचना दिया, कह रहे भाई हम तो परेशान है, बिल्कुल वो है, हमको तकलीफ हो रही है। फिर उसने हाइपोथैलेमस ने वो किया, फिर उसने ऑर्डर दिया। अब पहले 1 चिट्ठी, फिर 2 चिट्ठी, फिर 10 चिट्ठी, फिर 20 चिट्ठी, फिर 40 चिट्ठी, फिर 100 चिट्ठी। आपके घर में किसी दिन 100 चिट्ठियां आ जाएं तो आप क्या करोगे, सब पढ़ डालोगे? नहीं पढ़ पाओगे ना, परेशान हो जाओगे ना, अरे यार आज तो बिल्कुल गजब हो गया, आज 150 चिट्ठी आ गई, कल 200 आ गई, परसों 400 आ गई। ये जो बार बार मैसेजिंग शुरू हो रही है ब्रेन में, तो ब्रेन को उस टेम्परेचर से इरिटेशन होने लगा। उसके पास मैसेज की संख्या जहां पहले 40 आती थी पूरे दिन भर में, मान लीजिए 100 आती थी, 200 आती थी, अब 2000 की 1 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में आ रही है, लगातार आती जा रही है। ब्रेन को इरिटेशन हो गया। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या फीलिंग होती है बुखार आने पर? चिड़चिड़ापन हो जाता है। हाँ, इरिटेशन होता है, आपको मतलब समझ नहीं पाते क्या करें, अनइजीनेस जिसको बोलते हैं, अनइजीनेस शुरू हो जाता है, और आप समझ नहीं पाते क्या। वो इसलिए नहीं है कि वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ, इसलिए है कि और फंक्शन नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी वजह से सारा काम होना है। अगर हार्मोन्स और एंजाइम्स काम करना बंद कर दें तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो ये इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको इसको उत्तर दिया। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए इन सबको खूब स्टडी करेंगे और इसको कहानी की तरह आत्मसात करेंगे, है ना। कहानी, आपको एक कहानी मालूम है ना, विष्णु शर्मा ने सुनाई थी कहानी पंचतंत्र में, मालूम कि नहीं, बोलिए। आपको मालूम होगा, या तो ईशा मैडम को मालूम होगा, या श्रवण कुमार जी को मालूम होगा। बहुत सारी कहानियां हैं सर पंचतंत्र की। वो कहानी ऐसे थी, राजा के 3 बेटे थे। ऐसे ही है सर, कहानी मालूम है कि नहीं? या वो मैं बता दूं संक्षिप्त में, बस केवल 3 राजा के बेटे थे, तीनों पढ़ने में बिल्कुल वो नहीं थे, पढ़ने मन नहीं लगता था। वो कोई टीचर आता था तो वो 5 दिन में, 3-4 दिन में चला जाता था, और राजा कहते थे भाई कोई भी धन देने के लिए तैयार है।
तो अंत में राजा ने कहा कि जो आदमी इनको पढ़ा देगा उसको मैं महत्वपूर्ण आधा राज्य या कुछ भी देना दे दूंगा। तो विष्णु शर्मा आए, उन्होंने कहा पढ़ाएंगे। पहले सोच लीजिए गुरुजी, इतने लोग तो आए और चले गए, 2-2 दिन जे गए, बहुरी नहीं आए, जो भी गया वो लौटा नहीं और उसने कोई संदेश भी नहीं भेजा। तो उसने कहा कि नहीं हम करें पढ़ाएंगे। उसने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने तीनों कहा, उन्होंने कहा कि हमको पढ़ना उड़ना नहीं है शर्मा जी, ये मत सोचिए कि हम, एक फिल्म इसी बन चुकी है, एक फिल्म बनी है ना हमें राही प्यार की, ऐसा कुछ था ना, तो उसमें बनी है। खैर एनीवे, तो वो दोनों तीनों को पढ़ाना शुरू किया। उसने कुछ नहीं कहा एक लकड़ बग्गा था, यहाँ से शुरू किया। मतलब इस तरह कहानी में एक लकड़ बग्गा था, वो एक आदमी था, वो लकड़ बग्गा ने देखा उसको, उसने खाने के लिए आया। तो उसने कहा कि भाई तुम, तो उसने कहा क्या हुआ। अब बच्चों की उत्सुकता बढ़ी ना, उन्होंने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि उसने कहा कि अगर लकड़ बग्घे से कहा कि अगर तुमने मुझे खाया तो तुम्हारा वही हाल होगा जो उस शेर का हुआ था। अब एक कहानी होकर जुड़ गई, तो उन्होंने कहा शेर की कहानी, अब शेर की कहानी शुरू हो गई। शेर की बात हुई, उन्होंने कहा कि तुम्हारा वही हर्ष होगा जो उस किसान का हुआ था। अब एक किसान शुरू हो गया, अब कहानी खत्म ही नहीं हो रही थी। अब बच्चों की उत्सुकता बढ़ने लगी ना, तो धीरे धीरे जितने बार पूरा उन्हें पंचतंत्र की कहानियां सुनाई, तो अंत में उनका इतना उत्साह जागृत हो गया कि जो बच्चे पढ़ते नहीं थे उनको इंटरेस्ट आ गया कि वो लगातार पढ़ते रहे। तो हम लोग बीच बीच में इसीलिए कहानी सुनाते हैं ताकि आप लोग जो है इंटरेस्ट लेते हुए इस विषय को पढ़ें और खेमका सर को सपने को पूरा करें। सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम। ये कहानियां नहीं है सर जो आप दे रहे हैं, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम तो अज्ञानी हैं एक तरह से, नहीं हम कहानी नहीं सुन रहे हैं सर। कोई अज्ञानी नहीं है।